तो अब सबसे पहले नंबर पे मैं अपनी जो आउटलाइन है उसको ऑन कर लेता हूँ। ओके। आई थिंक हम यहाँ पर थे और यहाँ पे आज हमने जो पढ़ना है, हमने हेडिंग्स भी पढ़ ली थी, पैराग्राफ भी पढ़ लिए थे। यस। आज हम पढ़ेंगे HTML एलिमेंट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे आकर एक फोल्डर बनाऊंगा और फोल्डर जो है वो मैं आज अपने डेट के साथ बना लेता हूँ। और डेट के साथ मैंने ये फोल्डर बनाया, फिर इसी फोल्डर को मैं टर्मिनल के अंदर ओपन करूंगा और टाइप करूंगा कोड स्पेस डॉट, ये मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा। अब इस टर्मिनल की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ से बंद कर दूंगा। यहाँ पर आकर दो बार मैंने क्लिक किया, मैं लिख दूंगा इंडेक्स डॉट HTML। HTML की मैंने फाइल बनाई, फाइल बनाने के बाद मैंने लेस देन लिया, लेस देन लेने के बाद HTML और ग्रेटर देन ले लिया। ठीक है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आकर मैं क्या लूँगा, हेड का टैग लूँगा एक, और इसको हेड के टैग को यहाँ से क्लोज कर दूंगा। और मैं यहाँ पे एक और टैग लूँगा जिसका नेम है टाइटल, और यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे वेलकम। उसके बाद नीचे यहाँ पे आके मेरा एक टैग आएगा जिसका नेम है बॉडी। अब इस बॉडी के अंदर मैंने सारा कुछ लिखना है। सो आज हमने पढ़ना है HTML एट्रीब्यूट्स, सॉरी एलिमेंट्स। अगर मैं इसको सर्च भी करता हूँ तो ये मुझे क्या कहता है, अच्छा W3 स्कूल की वेबसाइट पे जब जाते हैं ना, तो वो कहता है कि आप द एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। अब ये जो चीज है, ये चीज यहाँ पे आपने फोकस करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे आया अपनी कोड के अंदर। कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैंने क्या देखा कि मैंने एक H1 का टैग लगाया है। मुझे पता है ये हेडिंग का टैग है, मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रंट एंड डेवलपमेंट। मुझे पता है कि ये एक लिख दिया मैंने। अब हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, एलिमेंट। सो जो H1 है ना, यानी कि H1 का ये ओपनिंग टैग और इसी ओपनिंग टैग का ये क्लोजिंग टैग, इसके दरमियान में जो कंटेंट लिखा हुआ है ना, ये आपका एलिमेंट टैग है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको ये चीज दिखाऊं भी तो वो देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है स्टार्टिंग टैग ये है और एंडिंग टैग जो है वो ये है। अब जो एलिमेंट है ना आपका वो ये है, यानी ये देखो एलिमेंट कंटेंट। ठीक है, यानी स्टार्टिंग टैग आपका जो है वो ये है और जो क्लोजिंग टैग है वो ये है, और जिसमें जो टॉपिक हमारा था एलिमेंट, वो जो है वो ये है। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल आपका? नो। ओके, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आगे HTML एट्रीब्यूट्स की तरफ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या है। सो सेम सिनेरियो के साथ मैंने थोड़ा सा सर्च किया और मुझे वो HTML का एट्रीब्यूट्स जो है वो आ गया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि देखो जो मेन चीज है ना, मेन चीज जिसका किरदार होता है उसमें फाइल में, ठीक है, वो उसका एट्रीब्यूट है। अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने ये फाइल बनाई थी ना, इसको एक तो मैं ओपन भी कर लूंगा। ठीक है, ओपन कर लिया मैंने, इसको थोड़ा जूम कर लिया है और इसको भी मैंने यहाँ पे ले आया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैं क्या देखता हूँ, मैं ना यहाँ पे एक एक चीज ले लेता हूँ, जैसा कि फॉर एग्जांपल एंकर टैग लिया है मैंने। ठीक है, लिंक के लिए अब यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट में फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे है विजिट
वेबसाइट, ये चीज़ शो होगी। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये शो हो गई। दूसरे नंबर पे यहाँ पर मैं जाता हूँ फॉर एग्जांपल पिज्ज़ाबे वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर ये कौन सी वेबसाइट ओपन हो रही है? पिज्ज़ाबे वेबसाइट के ऊपर मैं जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैं कोई भी इमेज यहाँ से उठा लेता हूँ। उठाने के बाद मैं वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लगा देता हूँ। जैसा कि फॉर एग्जांपल अभी आपने सिर्फ देखना है कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ बल्कि ये तो एंकर टैग है। चलें, बहरहाल मैंने लिंक ही दे दिया है इसको, कंट्रोल एस। यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश कर दिया। अब बेसिकली यहाँ पे मुझे इमेज लगानी चाहिए थी, वो नहीं मुझे नहीं पता था कि पीछे मैंने एंकर टैग लगाया हुआ है। लेकिन मैं जब सेव क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद मुझे ये इमेज मुझे मिल जाती है, जो कि ये इमेज मेरी यहाँ पर होनी चाहिए थी। अब ये क्या चीज़ है? बेसिकली ये है हमारा एट्रीब्यूट। कौन कौन सी चीज़? एक तो ये जो हमें नजर आ रही है, दूसरी वो चीज़ जो हमें यहाँ पर ये इमेज नज़र आनी चाहिए थी। यानी कि जो चीज़ नज़र आ रही है वो हमारा एट्रीब्यूट है। ठीक है? आपको यहाँ तक कोई सवाल? No. ओ, Okay. Got ओके, it. ओके, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा HTML की हेडिंग्स। अब ऑलरेडी यू नाउ कि HTML हेडिंग्स हमने कल पढ़ चुके थे, यानी कि वही H1 से लेके H6 तक, जिसके अंदर हमारी मल्टीपल हेडिंग्स थी, मल्टीपल साइज के साथ। ठीक है? उसके बाद आ जाता है हमारा HTML पैराग्राफ्स। अब इसके अंदर क्या होता है? सर हेडिंग और भी होती हैं या बस हेड 6 तक होती है? HTML की हेडिंग्स 6 तक ही होती हैं। ओके। 1 से लेके 6 तक हैं, 1 से लेके 7 तक नहीं है। अगर आपने मजीद उस हेडिंग को बड़ा करना है ना तो आपको CSS की ज़रूरत होगी। CSS का इस्तेमाल करते हुए आप हेडिंग बड़ी कर सकते हैं। ओके। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, मैंने H1 का टैग लिया था। H1 का जो टैग है वो ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना है। अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो बस यहाँ तक है। अगर आप इसको बढ़ा कर देखना चाहते हैं तो आपकी एक्सटर्नल CSS आएगी यहाँ पर ना। ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है HTML की स्टाइल। अब HTML की स्टाइल बेसिकली क्या चीज़ है? अब अगर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ना, थोड़ा सा मैंने पेंट ओपन किया। पेंट ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे दो शक्लें बनाता हूँ। दो शक्लें बनाने के बाद यहाँ पे एक है हमारी ये बॉडी। अब यहाँ पे क्या है, मुझे पता है यहाँ पे ना इतने वाले हिस्से में यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। यहाँ पे हमारी आ जाएगी, इतने वाले हिस्से में हमारी हेडिंग आएगी। ठीक है? तो मैंने क्या किया कि मुझे पता है कि इतने हिस्से में हमारी हेडिंग आएगी, तो मैंने हेडिंग लिख दी है। ठीक है? उसके बाद मुझे यहाँ पे फिर पता है कि इतने वाले हिस्से में हमारी एक इमेज आएगी। ठीक है? और फिर दोबारा मुझे पता है कि इतने वाले हिस्से में हमारी एक इमेज आएगी। ठीक है? मैंने वो इमेज वाला टैग यहाँ पे ले लिया। उसके हिसाब से मुझे फिर दोबारा से मुझे पता है कि यहाँ पे मेरी एक और टैग मेरा वो बनेगा, बॉक्स बनेगा इमेज का। फिर यहाँ पे मजीद एक और बॉक्स बनेगा मेरा इमेज का। ठीक है? इस हिसाब से मेरा एक और इमेज का बॉक्स बनेगा यहाँ पे। तो मैंने अपनी एचटीएमएल की जो स्टाइलिंग है मैं उस हिसाब से ले रहा हूँ। अभी देखिए मेरा फिर एक डिजाइन है। ठीक है? लेआउट बना हुआ है। अभी फिर यहाँ पे मेरा फुटर आ जाएगा। ठीक है? अब मैं जब एचटीएमएल लिखने बैठता हूँ, जब मैं एचटीएमएल लिखने बैठता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि जब मैं इसका कोड लिखूंगा सबसे पहले क्या मैं इसका लिखूंगा कोड? जिया, मैंने कुछ पूछा है आपसे? हाँ, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले का ही लिखेंगे, फर्स्ट वाले बॉक्स का। ओके, यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिख दिया है कि हम सबसे पहले फर्स्ट वाला लिखेंगे। उसके बाद हम उसके बाद हम इमेज का, इमेज फर्स्ट इमेज का लिंक डाल देंगे। इमेज कौन सी इमेज का? ये को, जो हमने इमेज का एड्रेस डाला है वो डाल देंगे। नहीं नहीं, कौन सी इमेज का फिर कोड लिखेंगे? फर्स्ट वाली इमेज का या सेकंड वाली इमेज का? फर्स्ट,
फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली इमेज का, बस यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था। अच्छा, उसके बाद ये आ जाता है, ये तीन इमेजेस आ जाती हैं, फिर हम इसके अंदर कौन सा टैग लगाएंगे, किसका टैग ज्यादा पहले लिखेंगे? सबसे पहले फर्स्ट का लगाएंगे, ओके, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। शाबाश, बस यही चीज मैं आपको गाइड करने वाला था। यानी कि स्टेप बाय स्टेप चीजों को लिखते हैं, पहले हेडिंग, फिर इस वाली इमेज का टैग लिखा जाएगा, कोड लिखा जाएगा, फिर इसका। अब ये सारी होती है स्टाइलिंग, यानी एक वक्त डिटेल के साथ। अब देखिए, मैंने पहले एच1 लिखा, फिर एंकर टैग लिखा, अब यहाँ पर मैं पैराग्राफ टैग लिख देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे मजीद कोई इमेज का टैग लगा देता हूँ, और आल्ट एट्रीब्यूट में यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया आपको जस्ट दिखाने के लिए। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ यहाँ पे आके, यहाँ पर आकर इसको मैं बोलता हूँ कि नहीं, आपको तो ये वाली जो इमेज थी इसको यहाँ पे आना चाहिए था, फ्रंट एंड डेवलपमेंट को नीचे आना चाहिए था, और ये पैराग्राफ को ऊपर आना चाहिए था, ऐसा तो नहीं ना होगा फिर, क्योंकि ऐसा हमने किया ही नहीं है। हमारी जो है, हमारी जो कोड है, हमने जो कोड लिखा है, उस कोड में तो हमने इस खास आपको इसको बताया ही नहीं है कि आपने यहाँ पे आना था। ठीक है, हमने तो कोड पूरे एक स्टाइल के साथ लिखे हैं। ठीक है, तो एचटीएमएल स्टाइलिंग ये चीज होती है कि आपने पूरे एक फ्लो के अंदर लिखना है चीजों को। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका एचटीएमएल का फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग बेसिकली क्या चीज है, ये मैं आपको गाइड करता हूँ। अब देखें, फ्रंट एंड, अगर मैं यहाँ पे इसको ये करता हूँ, अब देखिए, फ्रंट एंड यहाँ पे चला जाता है, फिर इसके बाद डेवलपमेंट यहाँ पे आ जाता है, उसके बाद विजिट जो है मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ जो है वो वेबसाइट को मैं यहाँ ले जाता हूँ। ठीक है, इसी तरह लोरियम लप्सम जो है, उसको मैं ये बोल देता हूँ कि भाई आप यहाँ से ऐसे आ जाओ, फिर इसको मैं बोलता हूँ आप यहाँ से ऐसे आ जाओ। ठीक है, उसको फिर मैं दोबारा ऐसे से बोल देता हूँ। ठीक है, ऐसे कर लो। तो यानी कि क्या हमारी ये रीडेबिलिटी है? क्या मैं इसको पढ़ पा रहा हूँ? क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि हाँ, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत अच्छा एचटीएमएल लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ सकता हूँ? ये इसकी रीडेबिलिटी है? नहीं है, मैं इसको नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, जब मैं इसको पढ़ना चाहूंगा तो मुझे रीडेबिलिटी जरूरी होनी चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा भाई ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, मुझे पता ही नहीं है। तो इस फॉर्मेटिंग को सही करने के लिए मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन होता है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखें, हमारा सारा कोड तरतीब वाइज हो गया है। लेकिन जब हमने लाइनें तोड़ी थी, वो हमारी लाइनें साथ नहीं जुड़ती होती, उनको फिर हमने साथ जोड़ना पड़ता है इस तरह से। सर आप अपनी स्क्रीन एक बार दोबारा रीशेयर करें। जी, अब आपको स्क्रीन मेरी विजिबल है? अभी नहीं हुई। आपका नेट ठीक नहीं है या फिर मेरा? मेरा ही नहीं सही होगा। तो इसकी तरह। जी अब ठीक, अब स्क्रीन शो हो गई है आपकी। अब मैं कहाँ पे हूँ? तो भी अब स्पीड टेस्ट मुझे शो हो रहा है। देखिए, वेबसाइट है शायद। हाँ जी, मैंने कल भी आपको ये चीज़ दिखाई थी कि मैंने 4 MB लगाया हुआ है, और मेरी 4 MB खुल के मेरी जो है वो मेरी वो आ रही है। मैंने ओनली जस्ट सिस्टम के लिए 4 MB दिया हुआ है। ठीक है, तो वो आ रही है। तो प्लीज़ आप अपने इंटरनेट को ज़रा चेक करवाएं, वाईफाई वालों को बुलाएं, उसको बोलें कि ये क्या मसला है, ये हमारा वाईफाई क्यों नहीं आ रहा होता। ठीक है, ओके। उसको चेक करवाएं ज़रा। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग की समझ आ गई थी आपको? काइंडली ये चीज़ कंफर्म कर दीजिएगा मुझे। रिपीट कर दें प्लीज। ओके, स्क्रीन विजिबल है आपको? यस। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी रीडेबिलिटी को ख़त्म कर देता हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने आगे पीछे कर दिया, ये देखो मैंने इसको आगे पीछे कर दिया, फिर इसको मैंने आगे पीछे कर दिया, फिर इसको मैंने आगे पीछे कर दिया यहाँ से, फिर इसको तोड़ दिया। मतलब कि इस तरह के हिसाब से ना, मैंने इसके कितने टुकड़े कर दिए हैं। ठीक है, इसके मैंने कितने टुकड़े कर दिए हैं, मुझे मुझे खुद को ये समझ, मैं अगर मैं खुद भी पढ़ना चाहूँ तो इसको मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। देखो ना, कितनी कितनी स्पेस मैंने डाल दी है इसके अंदर। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पर अगर इमेज के एसआरसी पे आऊँ तो ये देखो मैंने कितनी कितनी इसको स्पेस दे दी है। यानी कि बस सवाल मेरा ये है कि क्या मैं अब इसको पढ़ सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी रीडेबिलिटी नहीं है अब। एम आई राइट? यस। तो अब इसकी रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, यानी रीडेबिलिटी को सेट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होती है HTML के अंदर, जिसको बोला जाता है HTML फॉर्मेटिंग। अब HTML फॉर्मेटिंग जो है उसको अगर मैंने दुरुस्त करना है तो हमारे पास कोड के अंदर, कोड एडिटर के अंदर एक चीज आती है जिसका नेम होता है HTML फॉर्मेटिंग। तो मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरी फॉर्मेटिंग जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। ओके। गुड। आपको आपको ये चीज समझ में आ गई है? यस। ठीक है, अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और वो ये है कि यहाँ पे है HTML कोटेशन। अब अगर मैं HTML की कोटेशन देखता हूँ कि HTML की कोटेशन क्या चीज़ है, तो मैं देखता हूँ कि ये क्या चीज़ है। अब यहाँ पे आए, यहाँ पर आकर मैंने देखा कि HTML की कोटेशन क्या है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ साफ लफ्ज़ों में। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने ये पैराग्राफ एक लिया हुआ है। ठीक है, मैं इस पैराग्राफ को यहाँ पर देख भी लेता हूँ। ये मैंने एक पैराग्राफ लिया हुआ है। ठीक है, ये लोरियम लेप्सन डॉलर साइट इमिट, ठीक है, ये सारा मैंने पैराग्राफ लिया हुआ है। अब ये एक पैराग्राफ है, ठीक है, ये एक लाइन है, लेकिन अभी तक मेरी नज़रों में अगर देखा जाए ना तो ये सिंपल एक साफ सी लाइन है। इसमें कोई ऐसा कोई बड़ा मार्कर नहीं है, इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं लिखी हुई कि जिसको मैं पढ़ूंगा और मुझे समझ आ जाएगी कि यार ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है और इसको देखना चाहिए या ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। अब इसको इम्पोर्टेंट वर्ड बनाने के लिए, यानी एक वर्ड्स भी हो सकता है, दो वर्ड्स भी हो सकती हैं, तीन वर्ड्स भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। इनको अब इम्पोर्टेंट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे ये था ना इमिट, ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से करूंगा कट। कट करने के बाद मैंने यहाँ पे दो साइन लगाई हैं कोटेशन के, और मैंने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे आकर रिफ्रेश किया। अब देखो यहाँ पे आइकन लगा हुआ है और फिर उसके साथ साथ यहाँ पे शो हो रहा है। अब एक तो ये आइकन मुझे बता रहे हैं कि भाई इन कोटेशन के दरमियान जो ये पैराग्राफ है ये बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ो। ये आपकी कह लो कि काफी ज्यादा चीजें आपको ये बता रहे हैं। अब कोटेशन के साथ साथ एक और टैग यूज होता है इस चीज को प्रोमिनेंट करने के लिए, वो है इसको थोड़ा सा बोल्ड करने के लिए। इस तरह से अब आपके माइंड में ये ख्याल आ रहा होगा कि हम इतने से कोड को यहाँ से कट करके हम कोई HTML का कोई H2 नाम का कोई टैग दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास H2 भी तो है ना। ठीक है, हम H2 के अंदर इसको मैंने कोड दे दिया, लेकिन उसने क्या किया? उसने बोल्ड तो किया, इसमें कोई शक नहीं कि उसने बोल्ड नहीं किया। उसने बोल्ड किया लेकिन उसने लाइन तोड़ दी। ये देखो, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, यहाँ पे खत्म होना चाहिए था। उसने लाइन तोड़ दी और अलग लाइन बना ली। अगर मैं इसको जूम आउट भी करता हूँ तो देखो उसने अलग लाइन बनाई हुई है, जबकि मैं चाहता हूँ कि वो एक ही लाइन में रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा। यहाँ पे आने के बाद ये H1 जो है, मैंने H2 जो लिखा हुआ है इसको मैं B लिख दूंगा, ओनली जस्ट बी। बी, बी स्टैंड फॉर बोल्ड। मैं बी टैग लिख दूंगा और यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूंगा तो देखें बी टैग के अंदर ये आया। तो इसने अपनी लाइन भी देख ली। ठीक है, ये इसकी लाइन भी बरकरार है, इसने लाइन को भी खराब नहीं किया। ठीक है, और बोल्ड भी हो गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल आपका? सर हम ये सारे काम वर्डप्रेस में इजीली कर सकते हैं तो हम एचटीएमएल क्यों यूज़ करते हैं? अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ और वो ये है कि मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन की, PNY ट्रेडिंग्स। अब ये वेबसाइट जो है ये PHP और वर्डप्रेस में बनी हुई है, यानी वर्डप्रेस के अंदर जो है ये इसका फ्रंट एंड है और बैकएंड जो है इसका वो PHP में है। ठीक है, प्लगइन्स वगैरह यूज हो। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ किसी कोर्स को बाय करने के लिए, डेवलपमेंट का कोर्स मैंने बाय करना है, तो मैंने इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखें अब मैं कितनी देर में आता हूँ। मैंने क्लिक कर दिया है, मैं दोबारा से कर देता हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं पता वो कितनी देर में लेके आता है मुझे, कि उसका डेवलपमेंट का पेज नहीं चल रहा। हाँ, चल रहा है।
चल रहा है लेकिन लोडिंग स्लो। अच्छा, अब मैं इंतजार करता हूँ कि ये कितनी देर में मुझे डाटा प्रोवाइड करता है। अब जितना इंतजार मैंने किया, क्या गोरे बंदे के पास इतना इंतजार है? क्या उसके पास इतना टाइम है कि वो इतना इंतजार कर सके? चलो, मैं क्या करता हूँ कि मैं दोबारा से किसी लैंग्वेजेस का करता देता हूँ। जब मैंने डिस्प्ले कर दिया, अब क्या मेरे पास इतना कोड है, इतना हमारे पास टाइम है कि मैं इसका इंतजार कर सकूं? नहीं, मेरे पास इतना इंतजार नहीं है। अब मैं आपको रिएक्ट जेएस वेबसाइट की, जो मैंने आपको बताया था, मैं उस वाली वेबसाइट पे ले जाता हूँ और वहां पर जाकर आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, पहले नंबर पे तो ये पीएनआई ट्रेनिंग की वेबसाइट से जल्दी ये फास्ट डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, इवन के पीएनवाई की तो कुकीज भी मैंने स्टोर की हुई हैं, उसके बावजूद वो इतनी स्लो चलती है। दूसरे नंबर पे मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद मुझे वेब डेवलपमेंट चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग चाहिए, वेब एप्लीकेशन चाहिए, एंड्रॉइड डेवलपमेंट चाहिए, क्या चाहिए? मुझे वेब डेवलपमेंट चाहिए। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो 1 मिनट से पहले, बल्कि 1 मिनट तो बहुत ज्यादा बता दिया, 1 सेकंड से पहले उसने आपको डाटा ये दे दिया। यस। मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ। जब मैंने वेब डेवलपमेंट के ऊपर क्लिक किया तो 3, 2, 1, 0 यस। और आपके सामने अगर मैं यहाँ पे पीएनवाई के ई कॉमर्स के ऊपर भी क्लिक करता हूँ तो देखो 3, 2, 1, 0, पता नहीं क्या क्या यहाँ पे लिखते रहो। अब आप पढ़ते रहो, बोलते रहे, इसने डाटा नहीं लोड होना। सबसे पहले नंबर पे तो ये चीज आ जाती है, यानी आपकी इमेज ओके। फास्ट नहीं होती। इमेज कह रहा हूँ, आपकी वेबसाइट जो है वो फास्ट नहीं होती। हम कितनी ज्यादा बात कर चुके हैं, उसके बात करने के बाद ये हमें डाटा प्रोवाइड किया है। पहले नंबर पे तो ये है कि ये इतनी फास्ट नहीं होती। दूसरे नंबर पे ये है कि ये हमारी वेबसाइट इतनी सिक्योर नहीं होती। ठीक है, तीसरे नंबर पे ये है कि वेबसाइट वक्तन ब वक्तन ये क्रैश हो जाती है, हैक हो जाती है, इसमें से डाटा चोरी हो जाता होता है। आपने वर्डप्रेस पे काम किया हुआ है, आपको अच्छे से आइडिया होगा कि वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स और एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, यस। अब मुझे सिर्फ एक चीज का बात बताएं, क्या एलिमेंटर जो आप यूज कर रही हैं, जो थीम आप यूज कर रहे हैं, जो प्लगइन्स आप यूज कर रहे हैं, क्या आपने वो बनाए हैं? क्या आपने वो बना के उसको यूज कर रहे हैं? नहीं, आपने आप किसी के प्लगइन्स बने हुए को यूज कर रहे हैं, किसी ने आप वो प्लगइन बनाया है, वो प्लगइन आप यूज कर रहे हैं। जब आप वो प्लगइन यूज कर रहे होते हैं ना, तो उस प्लगइन में जितनी भी स्टाइलिंग होती है, जितना भी पीछे बैकएंड पे कोड चल रहा होता है, बैकएंड पे जितना भी वो कोड चल रहा होता है, ठीक है, जितनी भी वो स्टाइलिंग चल रही होती है, जितनी भी आपने वो अंदर खाते जो है वो स्टाइलिंग की होती है, कंडीशन लगाई हुई होती है, वो उनके पास वो जा रही होती है, उनके पास वो स्टोर हो रही होती हैं। और वो आपका जो माइंड होता है, जो आपकी एक्टिविटी होती है, वो पढ़ रहे होते हैं और वो वहां से कॉपी करके वो अपनी प्रोजेक्ट में भी लगा सकते हैं। जबकि ये एक अनएथिकल चीज सी आ जाती है। ठीक है, ये चीज नहीं होती। तो वर्डप्रेस के अंदर ना के सिर्फ इतनी चीजें और बल्कि बहुत सी चीजें हैं जो कि नेगेटिव की तरफ चली जाती हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वर्डप्रेस की आपने बुराई कर दी, वर्डप्रेस की नहीं। वर्डप्रेस में भी वेबसाइट्स बनी हुई है। अगर मैं वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे सर्च करूँ तो वेबसाइट के अंदर भी 70,000 से ज्यादा वेबसाइट बनी हुई है। लेकिन मकसद ये है कि आज के दौर में क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप इंतजार कर सके किसी का? सबसे मुश्किल बात ही इंतजार करना है। इंतजार तो होता ही नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पे सही। खास तौर पर गोरा, बाहर के मुल्क में जो गोरे हैं, ठीक है, वो गोरा है, वो तो बिल्कुल भी नहीं करता। पाकिस्तानी जो लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, वो कहते हैं यार कोई नहीं यार, 20 रुपए बच जाएंगे, स्पीडो का इंतजार कर लेते हैं, हमें वरना ऑटो में 50 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ, मैं सच बता हाँ रहा हूँ, मैंने लाहौर में ये चीज देखी है, बहुत फोकस जी। किया मैंने। अक्सर मेरा इंटरव्यू होता है तो मैं इन चीजों पे नहीं इंतजार करता। इवन कि मैं तो लोकल रिक्शे का भी इंतजार नहीं करता। मैं कहता हूँ भाई, मैं एक 50,000 रुपए की जॉब के लिए जा रहा हूँ, तो क्या मैं 50-100 रुपए के पीछे देखूंगा? मैं इन ड्राइव करवाता हूँ, मैं उबर करवाता हूँ, डायरेक्ट मैं इंटरव्यू के टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ। मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं इंतज़ार नहीं किया कि मैं उबर का इंतज़ार करूँ, मैं इन चीज़ का इंतज़ार क्यों? मेरे पास भाई इंतज़ार नहीं होता, मुझसे इंतज़ार नहीं होता, मुझे मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है कि मैं इंतज़ार कर पाऊँ। मैंने अपना मकसद अचीव करना है, मेरे मकसद बहुत बड़े-बड़े हैं।
मेरी बात ठीक समझ है। में आ रही है? जी, जी। तो जब मैं ही अगर स्लो हूँगा और मेरी वेबसाइट फिर कितनी स्लो होगी, ये चीज़ आप देख सकते हैं। हालाँकि ये मेरी वेबसाइट है, अगर मैं अबाउट अस के बटन पे क्लिक करता हूँ तो आपको आप अच्छे तरीके से देख सकती हैं, मैंने सिर्फ़ क्लिक किया है यस। और मेरा पेज चेंज हो गया। अगर मैं सर्विसेज़ के ऊपर भी जाता हूँ तो आप बिल्कुल ईज़ी होके देख सकते हैं कि मेरा पेज गुड। चेंज हो रहा है और 1 मिनट से पहले अगर मैं पोर्टफ़ोलियो पे भी जाता हूँ तो देख सकते हैं आप। वो ज़्यादा यस। टाइम नहीं लगा रहा। ईच एंड एवरीथिंग आप देख सकते हैं, जहाँ पे मर्ज़ी जाएँ। मेरा वो यस। सारा डाटा वो मेरा सर्वर से आ विदिन अ रहा है। सेकंड हो रहा है। हैं जी? यस, विदिन अ सेकंड ऑन हो रहा है ये तो। विदिन अ सेकंड। सिर्फ ये चीज मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ शहजादी, कि आप रिएक्ट जेएस सीखें। रिएक्ट जेएस का सारा कमाल है ये। मेरे माइंड में ये क्वेश्चन था बड़ी देर से कि ये क्यों यूज़ करते हैं। आज आपने क्लियर कर दिया। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। एक माइंड में आपके माइंड में एक और क्वेश्चन होना चाहिए था कि जब हम वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पे भी बना लेते हैं तो फिर कोडिंग क्यों यूज करते हैं। आज ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, लेकिन आपका एक और सवाल होना चाहिए था कि शॉपिफाई में फिर क्यों बनती हैं। शॉपिफाई में भी बनती हैं बेटा, शॉपिफाई में एक तो यस। स्टोर भी बनते हैं, ओके। वेबसाइट्स भी बनती हैं, और लेकिन उसके अंदर भी यही ग्लिचेस हैं जो मैंने वर्डप्रेस के अंदर आपको बताए। ओके। आ रही मेरी बात समझ में? गॉट इट। यस। ठीक है। तो वर्डप्रेस का अब मैं आईटी सॉफ्टवेयर के ऊपर मैंने क्लिक किया, देखो देखो मैं बैठ के देखता हूँ कि कब तक लोड होती है। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं है ना, बर्दाश्त बाहिर है चीजें तो। ठीक है, यस। ये स्लो नहीं ये वेट नहीं होता, तो ये चीजें हैं। तो अगर आपका कोई सवाल है तो ठीक, वरना आगे बढ़े। यस। ओके, नो थैंक यू। क्वेश्चन। अब हम जाते हैं अपनी आगे की तरफ। तो यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ कि मुझे फॉर्मेटिंग, कोटेशन भी, अगर कमेंट्स, एचटीएमएल के कमेंट्स आ जाते हैं। अब देखें, यहाँ पे अगर आता हूँ तो यहाँ पे विजिट वेबसाइट लिखा हुआ है। अब इन फ्यूचर मुझे इसकी ज़रूरत है, यानी 5 से 6 दिन के बाद। लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशंस मैंने लगाई हुई हैं और मुझे ये भी पता है कि अभी के लिए ये मुझे डिसहार्ट कर रही है, मुझे तंग कर रहा है, मुझे इसको यूज़ नहीं करना, ऑब्वियसली मुझे इसे डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर कंडीशन भी लगी हुई हैं, कुछ चीज़ें लगी हुई हैं जो कि मैं 2-4 दिन बाद जब मैं इसको यूज़ करूँगा तो मुझे वो सारी कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी और हो सकता है वो मैं भूल भी जाऊँ। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करूँगा, उस चीज़ से बचने के लिए मैं जो है वो इसको कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करूँगा कि ये मेरा कोड भी मेरा सेव रहे और यहाँ पे मुझे ये शो भी ना हो। तो यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाने के बाद मैं इस क्या कहते हैं उसको, अ, ए टैग को, कहाँ पे है मेरा वेब, ये रहा ए टैग। इसको मैं क्या करूँगा, इसको स्टार्ट होने से पहले मैं लेस देन लूँगा, लेस देन लेने के बाद ये लगाऊँगा और यहाँ पे 2 बार मैं इसको डैश लगा दूँगा। जब डैश लगा दूँगा तो सेम सिनेरियो के साथ 2 बार डैश लगाने के बाद आगे मैं ग्रेटर देन लगा दूँगा और एंकर टैग जहाँ तक मैंने वो करना है, क्या कहते हैं उसको, कमेंट करना है, वो वहाँ तक मैं इसको लेके जाऊँगा और मैं इसको वहाँ पे छोड़ दूँगा। तो अब देखा आपने, यहाँ पे मैंने लेस देन लगाया है, फिर आगे मैंने ये ये साइन लगाया मैथ का, आई थिंक पता नहीं क्या नाम बोलते हैं, मुझे नहीं पता इसका नेम का। ठीक है, 2 बार इसको मैंने डैश लगाया है और इसी तरह आगे मैंने 2 बार डैश लगाया है और मैंने ग्रेटर देन लगा दिया। तो ये देखिए मेरा ये मेरा कोड यहाँ पर ही है। इसका कलर चेंज हो गया है, कोड मेरा यहाँ पर ही है। मैं अब इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी वो वेबसाइट में जो जो मैंने वो टैग लगाया हुआ था, वो टैग मुझे अब नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, वो टैग मुझे अब नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मेरा वो कोड के अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन मैं इसको दोबारा से अनकमेंट भी कर सकता हूँ और मैं इसको ले सकता हूँ यहाँ से। ओके। आ गई मेरी बात समझ में? यानी कि यस। इसको कमेंट ऐसे बोलते हैं। अब उसके बाद इसमें एक शॉर्टकट की होती है कीबोर्ड के अंदर, जिसको आप यूज़ करके इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और वो फंक्शन की शॉर्टकट की क्या है? वो ये है कि इसके ऊपर, लाइन के ऊपर जितना आपने सेलेक्ट करना है ना, इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस बैकस्लैश, कंट्रोल प्लस बैकस्लैश, ये कमेंट हो गया। और इसको अनकमेंट करने के लिए सेम सिनेरियो, कंट्रोल प्लस बैकस्लैश प्रेस करें, ये अनकमेंट हो जाएगा। एनी क्वेश्चन?
नो। ओके। उसके बाद आ जाता है हमारा HTML कलर्स। बेसिकली यहाँ पे HTML कलर्स हमें कोई इतना खास ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि अभी हमने CSS नहीं पढ़ी। ठीक है, हम जब HTML की CSS पढ़ेंगे तो फिर हम HTML के कलर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, हम HTML के लिंक्स देख लेते हैं। लिंक्स हमने कल पढ़ भी लिए थे और आज हमने दोबारा से मैंने HTML का लिंक्स आपको बना के दिखाया। बेसिकली एंकर टैग लिंक्स ही होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद HTML की इमेज। अब इमेज देख लेते हैं, इमेज कैसे लगती है। आपने वैसे इमेज लगा तो ली, आपको आइडिया भी हो गया, लेकिन एक बार मैं भी आपको लगा कर दिखा देता हूँ। हो सकता है इसमें जो यस। चीज़ें मैं बताऊंगा आपको वो आपके माइंड में ना हो। ठीक यस। है, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं आता हूँ आई, मैं लेता हूँ लेस देन लेने के बाद IMG, और फिर मैं ग्रेटर देन लगा देता हूँ। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब हम HTML का टैग लेते थे, हेड का टैग लेते थे, टाइटल का टैग लेते थे, या फिर बॉडी का टैग लेते थे, तो उसका ओपनिंग टैग के साथ साथ क्लोजिंग टैग भी आता था। यस। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वो चीज़ नहीं आई, यानी ओपनिंग टैग के साथ साथ क्लोजिंग टैग नहीं आया। तो इस टैग को बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड टैग। तो इस टैग को बंद करने के लिए इसके अंदर यहाँ पे, जहाँ पे लेस देन लगा होता है, यहाँ पे बैकस्लैश लगा देते हैं और ये क्लोज हो जाता है। ओके। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर आना है, इसके अंदर आके लिखना है हमने SRC। SRC का फुल फॉर्म जो है वो है सोर्स, रिसोर्स। ठीक है, सोर्स। अब यहाँ पे हमने ओके। क्या करना है, मैंने ये इमेज डाली हुई थी, इस लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ। बेसिकली इमेज को लगाने के लिए हमारे पास दो तरीके होती हैं, एक होता है ऑनलाइन तरीका, एक होता है ऑफलाइन तरीका। सबसे पहले मैं ऑनलाइन तरीका यूज करता हूँ। मेरे पास एक वेबसाइट है जिसका नेम है पिक्साबे, और ये एक वेबसाइट, एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर फास्ट और HD क्वालिटी में मुझे यहाँ से कंटेंट मुझे मिल जाता है। तो मैं यहाँ से जो है वो इमेज अपनी उठा सकता हूँ, इमेज डाउनलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं अपनी कोई भी एक इमेज उठा लेता हूँ। ये एक फीमेल है जो कि योगा कर रही है, तो मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक लिखा हुआ है कॉपी इमेज एड्रेस, इसके ऊपर आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये म्यूजिक प्लेलिस्ट है, क्योंकि एक प्लेलिस्ट आ रही है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, इस वाली के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एक चीज नजर आती है, कॉपी इमेज एड्रेस। नजर आ रहा है आपको? यस। मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये मैंने इसका लिंक मैंने कॉपी कर लिया। मैं अपनी HTML की टैग में आऊंगा और यहाँ पे आके मैंने SRC के अंदर मैंने इसको दे देना है। सो मैंने वो लिंक जो था वो मैंने इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। प्रोवाइड करने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने यहाँ पे आकर रिफ्रेश किया है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि मुझे वो मेरी इमेज जो है वो मुझे यहाँ पे मिल गई है। यस। अब इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है कि हम इसको ऑफलाइन तरीके के साथ कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो डाउनलोड करने के लिए मुझे सेव इमेज एज करना पड़ेगा और अपनी एक फाइल में जाना पड़ेगा, जो कि ये वाला मेरा फ़ोल्डर था, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IMG। मैंने डाउनलोड कर लिया, देखता हूँ कि क्या मेरे वो फ़ोल्डर में पड़ी हुई है। जी बिल्कुल पड़ी हुई है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको मैं यहाँ से इस लिंक को मैंने ख़त्म कर दिया और मैंने डॉट स्लैश लगाया। जब मैंने डॉट स्लैश लगाया, तो डॉट स्लैश लगाने के बाद देखो आप सजेशन में वो शो हो रहा है कि इमेज जो है वो यहाँ पे एक पड़ी हुई है। अब इस यस। इमेज का सबसे पहले मैं नेम लिखूंगा, तो इसका नेम है IMG। उसके बाद मैं इसका एक्सटेंशन लिखूंगा, तो एक्सटेंशन जो है वो मैं पहले चेक कर लेता हूँ तो कि इसकी एक्सटेंशन सर, क्या है। बिल्कुल वही वाली इमेज का उसने लिंक कैसे दिया? वही वाली इमेज का उसने लिंक कैसे दिया? मतलब किसी फ़ोल्डर में सेव किया हुआ था जिसमें हम इंडेक्स वाले फ़ोल्डर में हम पहले से हैं ना, तो इसलिए उसने हमें ये वाली इमेज का ऑप्शन दिया है, क्योंकि और भी तो काफ़ी सारी इमेज पड़ी होंगी ना आपके हाँ जी, हाँ पास। जी, हाँ जी, मैंने इंडेक्स की फाइल में ही रखा हुआ है ना उसको। मैंने ये। बैक स्लैश इसीलिए लगाया कि इस फोल्डर में सारी तलाश करें कि इस फोल्डर में क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है। ओके। ये मैंने डॉट लगाया। डॉट लगाने के बाद इसने अपनी तलाश जारी कर दी है। डॉट जो है ना, डॉट जो मैंने लगा दिया, इसने अपनी तलाश जारी कर दी है। अब बैक स्लैश से ये मुझे बताएगा कि इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। ओके। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ। डॉट मैंने लगाया है, तो डॉट
समझ लें अब सीआईडी घर से बाहर निकल चुकी है, और स्लैश लगा दिया तो समझ ले सीआईडी ने जो है वो सारों को ढूंढ लिया है। ओके। ठीक है। उसके बाद मैं पहले सबसे पहले लिखूंगा नेम। तो नेम मैं देखता हूँ नेम इसका क्या है। नेम है इसका IMG। नेम है इसका IMG, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IMG। उसके बाद इसकी एक्सटेंशन मुझे देखनी है, तो एक्सटेंशन मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज में आता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है .jpeg। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ इसकी एक्सटेंशन को, और यहाँ पे लाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ .jpeg। तो फिर मैं यहाँ पे आऊँगा गूगल क्रोम के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा, तो देखो मेरी इमेज अभी तक भी मुझे मिल रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यस। आने के बाद IMG के अंदर कोई एक लफ्ज ऐड कर देता हूँ, यानी कि मैंने नेम गलत कर दिया, तो अब देखें इमेज उड़ गई, इमेज गाइड। गायब हो गई है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे अभी दो ऑप्शन शो हो रही हैं। इस ये वाली, इसको मैं डल कर देता हूँ और यहाँ पे आते हुए रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें, ये चीज, ये रहा आइकन जो मुझे शो हो रहा है। अब यहाँ पे सम टाइम ऐसे होता है कि आपकी वेबसाइट सर्वर से भी उड़ सकती है, सर्वर से पाथ चेंज हो सकता है, आपका वेबसाइट जो है वो आपकी आपके फोल्डर से भी डिलीट हो सकती है। तो उस सेंस में हमें क्या करना चाहिए? अब देखिए ना, हमें इतना पता चल रहा है कि यहाँ पे इमेज तो है, लेकिन इमेज कौन सी है ये नहीं पता चल रहा। ठीक है। इस चीज को देखने के लिए और यूजर बिहेवियर ठीक करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक चीज आती है जिसका नेम होता है आल्ट एट्रीब्यूट। अब आल्ट एट्रीब्यूट मुझे पता है कि यहाँ पे यूजर की इमेज है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूजर इमेज। आल्ट एट्रीब्यूट के अंदर आके मैंने यूजर इमेज लिख दिया, तो यहाँ पे अब इस आइकन के साथ यहाँ पे यूजर इमेज आ जाएगा। यानी कि मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे एक इमेज थी और वो इमेज यूजर की थी। समझ आइए आपको? यस। हाँ जी। उसके बाद जब मेरा पाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मेरा पाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो यूजर इमेज जो है वो खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और मेरी इमेज शो हो जाएगी। ओके। आगे पढ़ें या इतना काफी है? पढ़ लेते हैं थोड़ा। ओके। इट्स ओके। नो, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मैं आपके लिए देख रहा हूँ, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। ठीक है। यस। अच्छा, HTML फेव आइकन। अब इसको देख लेते हैं ये क्या चीज है। यहाँ पे आके देखें कि यहाँ पे हमारी एक ये फाइल है। अब इस फाइल में वेलकम लिखा हुआ है। आप मुझे बता सकती हैं वेलकम कहाँ लिखा हुआ है? शजिया, शजिया। सर डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने दोबारा ज्वाइन किया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप मुझे बस ये कंफर्म कर दें कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ पर मेरा वेलकम लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है? वेलकम पेज का नाम ये जो टॉप पे लिखा हुआ है, जहाँ। शाबाश, 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 शाबाश। बस यही चीज मैं आपको बताने लगा था। अब देखें, सबसे पहले नंबर पे मेरी व्हाट्सएप ओपन हुई हुई है, उसके बाद हमारी गूगल मीट ओपन हुई हुई है, उसके बाद जो है वो मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है आवाज। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है आपकी आवाज। हेलो। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज और देखें कि आपको यहाँ पे आइकन्स भी नजर आ रहे होंगे। यस। आपको आइकन नजर आ रहे हैं? यस। अच्छा, उसके बाद हमारा ये W3 स्कूल ओपन हुआ है, यहाँ पे फिर वेलकम है, यहाँ पे पिज्जा बे है, PNY की वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए आइकन शो हो रहा है। हर एक वेबसाइट का जो उन्होंने आइकन लगाया हुआ है, ये आइकन शो हो रहा है। अब यस। इसको बेसिकली फेव आइकन बोलते हैं। ठीक है, हमारी वेलकम वाली वेबसाइट में नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पे हमने वेबसाइट के जी। अंदर अपनी फेव आइकन लगाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कोई वेबसाइट में से ना उठा के लेके आता हूँ। तो मैं ना, मेरे पास फेव आइकन बेसिकली आप कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। मैं ऐसे करता हूँ, मैं अपनी
मैं क्लाइंट की जो वेबसाइट बना रहा हूँ, वेबसाइट डाटा, वेबसाइट्स, और यहाँ पे रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का, चलो इनका इनका देख लेता हूँ, रिफा वालों का। यहाँ से इनका मैं लोगो उठा लेता हूँ, जस्ट अ रैंडम टाइप के लिए इमेज, इनका लोगो ये मैंने कॉपी कर लिया कंट्रोल सी के साथ, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये लोगो मैंने पेस्ट कर दिया। मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे वेलकम के साथ लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ टाइटल के साथ आऊँगा, जहाँ पे मैंने टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल के साथ ही लगाना है ना फेव आइकन। यस। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे ना लिंक लिखूंगा, लिंक, और यहाँ पे ना फोर्थ ऑप्शन पे लिखा हुआ है फेव आइकन, नजर आ रहा है आपको? यस। इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा ना, तो वो कह रहा है REL। REL का मतलब है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है, वो बता रहा है कि शॉर्टकट एक छोटा सा आइकन है, छोटा सा एक आइकन है। उसके बाद HREF, HREF का मतलब है हाइपर रेफरेंस, मतलब कि रास्ता बता रहा है कि वो लिंक कहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके बाद टाइप क्या है, टाइप भाई छोटा इमेज है, एक्स आइकन यानी छोटा आइकन। अब फेव आइकन ये एड्रेस गलत है, तो एड्रेस हम ठीक कर देंगे, डॉट स्लैश लोगो डॉट PNG, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूंगा। क्या वो लोगो लग गया है? यस। तो फेव आइकन बेसिकली ये चीज़ होती है। उसके बाद अगर हम आगे की तरफ आते हैं, तो आगे की तरफ हमारे पास लिखा हुआ है HTML पेज टाइटल। HTML पेज टाइटल तो हम पढ़ चुके हैं। यस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है HTML का टेबल्स। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, और वो ये है कि मैं यहाँ पे आके ना ये सारे कोड को यहाँ से ख़त्म करने लगा हूँ। ये कोड की समझ आ गई है, मैं ख़त्म करने लगा हूँ, कर दूँ इसको? यस। ओके, मैंने ख़त्म किया। सो मैंने लेस देन लिखा। पहले नंबर पे मैं देख लेता हूँ कि मैंने टेबल बनाना है, तो बेसिकली टेबल है क्या और मैं कैसे बना पाऊंगा। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया, और मैंने यहाँ पे आके सर्च किया टेबल इन HTML। ठीक है, मैंने टेबल का सर्च किया, मैं इमेजेस पे जाता हूँ, इमेजेस पे जाने के बाद यहाँ पर जब मैं आता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक टेबल मिल जाता है। ठीक है, जिसके अंदर अब मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है CSS ब्राउज़र स्पोर्ट लेटेस्ट ब्राउज़र विजन्स। ठीक है, CSS प्रॉपर्टी हैं, बॉर्डर रेडियस हैं, बॉक्स शेडो हैं, CSS एनिमेशंस है, इंटरनेट एक्सप्लोर है, फायरफॉक्स है, क्रोम सफारी पर। मतलब किस तरह का ना एक बॉर्डर बनाया, इन्होंने टेबल बनाया हुआ है। मैं इस तरह का टेबल बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ कि कंटेंट को देखने के लिए मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इसको, कंटेंट को देखने के लिए, बाकी हम बनाएंगे खुद। तो सबसे पहले मैं लूंगा यहाँ पे लेस देन लेने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा टेबल, और ग्रेटर देन लगा लूंगा। अब इसके अंदर जब मैंने टेबल ले लिया, टेबल लेने के बाद टेबल का टैग ले लिया, अब यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा H34 के अंदर लिख लेता हूँ। उसने लिखा हुआ है CSS3। CSS3 के अंदर जो ब्राउजर जो है, जो आपका ब्राउजर जो है, ब्राउजर, जो ब्राउजर जो हैं आपके, ठीक है, वो क्या क्या सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसको मैं बोल देता हूँ SUPPORT स्पॉट। ठीक है, उसके बाद उसने वो अपनी डायमेंशन लिखी हुई है, तो हम भी इसको इस तरह से टाइप करके लेटेस्ट वर्जन्स, ठीक है, इस तरह से मैंने टाइप कर दिया। अब मैं इसको ओपन करके चेक करता हूँ, यानी रिफ्रेश करके चेक करता हूँ। यहाँ पे देखें, आपने वो देख तो लिया, हमारे हमें वो शो भी हो गया है। ठीक है, लेकिन हमने अब आगे लेना है CSS प्रॉपर्टी, यानी कि पहली लाइन तो हमारी आ गई है, पहली लाइन हमारी आ गई, अब हमने आगे की तरफ CSS प्रॉपर्टी लेनी है। तो यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आने आकर सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है, वो आ जाती है आपकी TR। T स्टैंड फॉर टेबल, R स्टैंड फॉर रो, टेबल रो। तो यहाँ पे मैं टेबल रो लूंगा। मैंने अब CSS प्रॉपर्टी इंटरनेट एक्सप्लोर, फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, ओपेरा, मैंने ये पूरी एक रो जनरेट कर ली है इस टी रो को लगाकर।
अब इसके अंदर मैंने CSS प्रॉपर्टी, इंटरनेट एक्सप्लोर, फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, ओपेरा, अब मैंने ये लिखनी है। तो इसके अंदर मैं लूंगा TH। T स्टैंड फॉर टेबल, H स्टैंड फॉर हेडिंग। तो अब इसके अंदर मैं हेडिंग लूंगा, तो मैं लिखूंगा CSS प्रॉपर्टी। मैंने ये टाइप किया, टाइप करने के बाद यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे ये नज़र आ जाता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं एक और चीज़ देखूँ तो यहाँ पर आ जाता है इंटरनेट एक्सप्लोर। TH मैंने अगेन प्रेस किया और यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसके बाद मैं यहाँ पे आके दोबारा से रिफ्रेश करूंगा तो CSS प्रॉपर्टी, इंटरनेट एक्सप्लोर, और दोबारा से यहाँ पे आके मैं TH लिखूंगा। TH स्टैंड फॉर क्या है? टेबल हेडिंग, और TR? टेबल रो। शाबाश। उसके बाद यहाँ पे आके TH के अंदर सफारी आ जाती है। उसके बाद TH ओपेरा आ जाता है। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश किया। अब वो चीज़ें, सारी चीज़ें आ तो गई हैं, लेकिन हमें ये टेबल लग रहा है? नो। नहीं, ये टेबल नहीं लग रहा। तो टेबल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं टेबल के अंदर आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉर्डर 1। जब मैं लिखूंगा ना बॉर्डर 1 तो देखें अब ये बॉर्डर की शक्ल में आ गया। यस। बॉर्डर की शक्ल में आ गया ना ये। यस। अब मैं क्या करूंगा, मैं बाकी का डाटा यहाँ पे लिखूंगा। उसके बाद मैंने CSS प्रॉपर्टी लिख लिया है, इंटरनेट एक्सप्लोर लिख लिया है। अब मुझे लिखना है बॉर्डर रेडियस। आगे यस 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 यस। ठीक है। तो इस टेबल रोज तो ऊपर वाली थी ना, अब मुझे दोबारा से टेबल रो क्रिएट करनी पड़ेगी बॉर्डर रेडियस वाली। तो मैं दोबारा से टेबल रो को जनरेट करता हूँ। तो मैंने एक और TR ले लिया। अब यहाँ पे आके मैं TH लूंगा, उसमें लिखूंगा बॉर्डर RA। अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब आगे का मैं कंटेंट लिखता हूँ। अब अच्छा, एक और चीज देखिए, CSS प्रॉपर्टी, इंटरनेट एक्सप्लोर, फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, ओपेरा, बॉर्डर रेडियस, बॉक्स शैडो, CSS एनिमेशन, ये सारी जितने भी मैंने भी पढ़ी है ना, ये सेम है। सेम साइज, सेम जो है वो इनकी जो है वो क्या कहते हैं, कलर। और कलर के साथ साथ जो है वो उसका थिंक जिसको बोलती हैं, यानी कि डार्क, वो सेम है। लेकिन यस थोड़ा लाइट है एज कंपेयर टू अदर टेक्स्ट। ठीक है। तो हम यहाँ पे अब TH में नहीं लेंगे, इसको TD में लेंगे। TD स्टैंड फॉर टेबल डाटा। और मैं इसको बोल दूंगा यस। और आगे यस 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 यस, कंट्रोल S एंड कंट्रोल R। एनी क्वेश्चन? नो। अगेन आई रिपीट, एनी क्वेश्चन? नहीं। ओके। उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब मेरा दोबारा से ऑलरेडी यू नाउ कि मुझे टेबल रो क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके अंदर मुझे बॉक्स शेडो जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है। और ओहो, कंट्रोल Z, TH तो मैंने लिया ही नहीं था। बॉक्स शेडो मैंने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे टेबल डाटा, इसके अंदर मुझे वो यस टाइप करना पड़ेगा और इस तरह से कुछ टाइप करना पड़ेगा। इसी तरह से फिर मुझे दोबारा से टेबल रो क्रिएट करनी पड़ेगी। टेबल हेडिंग जो मुझे करनी पड़ेगी, CSS एनिमेशंस टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद टेबल डाटा के लिए मुझे यस वाली प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी और इसको मैंने कॉपी करनी पड़ेगी। फिर इसी तरह से जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें, मुझे मिल गया। अभी तक यहाँ पर आपका कोई सवाल है? सर हम ये बार बार यस यस वाला कोड कॉपी करते जा रहे हैं, तो इसकी कोई और भी तो ऑप्शन होगी ना कि एक साथ एक ही दफ़ा एक ही लाइन लिखें और सब में यस आ जाए। ऐसा तो खैर 1 2 3 4 5, मैं यहाँ पे आता हूँ, TD लिखता हूँ।
ये ज़रब का निशान लगाया मैंने, जो हम उसमें लगाते हैं मैथ में ज़रब बोलते हैं। अगर कोडिंग के थ्री बोलें तो इसको बोल, क्या, ओके। मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको, ठीक है। और अगर कोडिंग के थ्रू बोले तो इसको स्टैटिक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कितने थी, पांच थी जी, यस। पांच थी। मैं यहाँ पे पांच लिखता हूँ और ये लो, पांच आ गया है वो TD। उसके बाद अंदर डाटा जो होगा वो यस लिखना पड़ेगा हमें। ओके। Control S and Control R। एनी क्वेश्चन? ओके। नो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। HTML लिस्ट, बल्कि एक मिनट, टेबल अभी पूरा नहीं हुआ, सॉरी। अब हमने टेबल बना लिया, ये हमने टेबल बना लिया। मैं एक और टेबल लेता हूँ जो कि ये है, मैं इसको देखता हूँ अब इसमें क्या है, टाइम टेबल है ऊपर, और फिर आगे इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैंने ऊपर वाले टेबल को कर दिया इस तरह से, मैंने बंद। यहाँ पे आके मैंने दूसरा टेबल लिया जो कि टेबल था, उसके अंदर फिर मैंने आया, यहाँ पे मैंने TR लिया, यानी कि टेबल रो ली ऊपर वाली, ये वाली पर रो जनरेट कर ली। उसके अंदर मुझे पता है टेबल हेडिंग लेनी है, तो टेबल हेडिंग में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है टाइम टेबल। Control S किया, Control S करने के बाद जब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो ये देखें ये आ गया है। अब मैं इसको जो है वो बॉर्डर भी लगा देता हूँ एक छोटा सा, बल्कि बॉर्डर जो है मैं इसको 5 का लगा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा। ये लो, मैंने बड़ा लगा दिया इसको, ठीक है। और बल्कि ऐसा करता हूँ, ऊपर वाला जो कोड है ना, ऊपर वाला जो कोड है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। मैंने ऊपर वाले कोड को कमेंट कर दिया है ताकि ऊपर वाला कोड अभी हमें तंग नहीं करेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं टेबल रो मैंने ले ली, अब दोबारा से मुझे टेबल रो एक क्रिएट करनी पड़ेगी, और उसके अंदर मुझे एक टेबल हेडिंग करनी पड़ेगी जिसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा आवर्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि मुझे दोबारा से एक जो है वो टेबल रो क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। टेबल रो के अंदर साथ साथ टेबल हेडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, और इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा मंडे। और अब अगर मैं जाके यहाँ पे देखता हूँ तो रिफ्रेश करता हूँ तो देखें हॉर्स आ गया है। अब यहाँ पे क्या देखता हूँ कि यहाँ पे ऑर्स तो आना चाहिए था, मंडे को तो आगे आना चाहिए था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके लिख दूंगा मैं रो स्पैन, मैं इसको कर दूंगा 2, Control S एंड Control R। अब देखा रो स्पैन मैंने 2 कर दिए ओके। हैं, तो नीचे वाली रो भी उसने अपने लिए ले ली है, और ऑर्स कर लिया इसने। उसके बाद ओके। मंडे, या मंडे के आगे हम इधर देख लेते हैं अपने कोडिंग के अंदर। मैंने यहाँ पे TH लिया, TH लेने के बाद यहाँ पे मैंने ट्यूसडे आ जाएगा, उसके बाद TH आ जाएगा, TH के बाद अंदर यहाँ पे वेडनेसडे आ जाएगा, उसके बाद TH के बाद यहाँ पे जो होगा वो थर्सडे आ जाएगा, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फ्राइडे आ जाएगा, ठीक है। Control S करूंगा और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए आ गया। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है, और वो ये हो गया है कि यहाँ पर टाइम टेबल तो बस इतने से हिस्से में आ रहा है, और यहाँ पे टाइम टेबल पूरे हिस्से में था। तो अभी हम काउंट कर लेते हैं, फ्राइडे 1, देखिए आवर्स 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6। तो मैं टाइम टेबल वाले इसमें जाऊंगा और इसको बोलूंगा कॉल स्पैन 6, Control S एंड Control R, यानी रिफ्रेश। मैंने एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, मैंने उसको बोला भाई 6 कॉलम्स हैं, इनको एक ही कॉलम में मर्ज कर दो। शजिया, समझ आई आपको? यस। ओके। उसके बाद मैं आता हूँ आर्ट्स के नीचे मैथ साइंस, लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद टेबल रो क्रिएट की, और टेबल रो क्रिएट करने के बाद टेबल डाटा। मैथ, उसके बाद SCIENC, उसके बाद दोबारा से मैथ, और दोबारा से साइंस, और ये आ जाएगा आर्ट्स।
यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है। क्यों? क्योंकि यस। आर्स तो नीचे आना चाहिए था ना, एक एक ही आना चाहिए था, ये तो आगे आना चाहिए था, जिस तरह टाइम टेबल पूरा आ गया है। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे हम देखें ना, तो एक बार ही देख लेते हैं, मंडे वाली रो, मैथ वाली रो, फिर मैथ वाली रो, कितनी रो हो गई? 3 रो हो गई हैं। फिर लंच वाली रो, फिर ये मैथ, फिर ये मैथ, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 रो हो गई हैं। तो आर वाले ऑप्शन में जाके 2 नहीं लिखूंगा, मैं 6 लिख दूंगा, और जब यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूंगा तो मेरा ठीक हो जाएगा। यस। ठीक है। उसके बाद अब दोबारा से मैं इसी रो को कॉपी करता हूँ, क्योंकि मेरी सेम है ना, ये देखो 2 बार सेम है। कॉपी यस। कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ ना मैं इसको? यस। अगर इजाजत देते हैं तो कर लेता हूँ, अगर कहते हैं तो टाइप कर देता हूँ। नो, कॉपी कर लें। कोई। ओके, मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया। अब आगे आ जाती है बारी लंच की। मैं क्या करता हूँ, टेबल रो लिया, ठीक है। टेबल रो लेने के बाद, मेरी आवाज आ रही है? यस। ओके, मैंने टेबल रो लिया। टेबल रो लेने के बाद मुझे टी एच लिया, और इसके अंदर मैंने लंच टाइप कर दिया। अब यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, वो कहता है भाई बस, आगे नहीं करना, ये तो पूरा यहाँ तक आना चाहिए था ना। तो 1 2 3 4 5, रिया बच्चे मुझे आप बताओगी कि अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? वही ऑप्शन जो अर्थ में लगाई थी, एक बार स्पैन, वो लगा देंगे। कॉल स्पैन। ओके। कॉलम्स है ना? ठीक मैंने ठीक। इन सब कॉलम्स को मर्ज कर दिया है। ओके। गुड। उसके बाद मैं दोबारा से आ जाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आके मज़ीद मैं इसको टेबल रो लेता हूँ और इसके अंदर टेबल डाटा देता हूँ, और मैथ साइंस मैथ, ये वाले 3 ऑप्शन मैंने यहाँ से कॉपी कर लिए, मैथ साइंस मैथ, और आगे आ गया एक ये वाला प्रोजेक्ट। तो मैं दोबारा से मैंने टीडी लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोजेक्ट, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया। लेकिन एक चीज आपने देखना है कि आर्ट्स वाला जो ये वाला खाना है, इसी तरह का यहाँ पे छोटा सा खाना एक गायब है, पूरा नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमने कैसे लेना है? सबसे पहले नंबर पे तो ये देखना है कि प्रोजेक्ट वाला जो टैग है, बटन जो है, वो थोड़ा डार्क है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा गौर करते हैं तो देखें, थोड़ा डार्क है। तो मैं इसको टी डी में नहीं बल्कि टी एच में लूंगा, क्योंकि टी एच हेडिंग में आ जाएगा, तो हेडिंग में फिर ये ऑब्वियसली ये थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो अब मैंने इसको और इसको, दोनों कॉलम्स को मैंने मर्ज करना है, तो मैं क्या करूंगा? शजिया, आर्ट्स वाले कॉलम्स को कौन यानी जैसे मतलब प्रोजेक्ट को मैंने इस वाले बॉक्स को भी मैंने मर्ज करना है, जहां पे मेरा माउस घूम रहा है। रो स्पैन कर, कॉलम स्पैन करेंगे, कॉलम्स आगे भी आ जाए। कॉलम स्पैन करेंगे इसको, कॉलम स्पैन, कॉल यस। स्पैन टू। ठीक है, ये मर्ज हो गया। अब सेम सिनेरियो के साथ मैं मैथ साइंस मैथ को यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे आकर टी आर लूंगा, टी आर लेने के बाद मैं ये पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा। ये आर्स वाला एक सेक्शन मुझे बढ़ाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा ये वाली रो भी ले लो अपने अंदर। तो यहाँ पे यस। आके मुझे आर्स में 7 करना पड़ेगा। ओके। 7 किया तो वो यहाँ पे आ गया। अब प्रोजेक्ट नीचे भी आना चाहिए, लाइक दिस। अब रो स्पैन हो जाएगा। ओके, रो स्पैन करता हूँ अभी इसको मैं। कॉल स्पैन के साथ यहाँ पे मैं दूंगा इसको रो स्पैन, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल आर। शजिया बच्चे, इसमें कोई सवाल आपका? नो, गॉट इट। अच्छे से समझ आ गया? यस। हमारा हमारा टेबल और उनका टेबल में कोई ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है? नो। हाँ, टेबल का डिफरेंस हो सकता है, वो हमने खुद ने ही ज्यादा किया हुआ है, हम इसको 1 भी कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस। वो हमारे खुद पे डिपेंड है, उसके कोई मसले की बात नहीं है।
ओके। मैं चाहता हूँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। ठीक है। और ये मुझे करके दिखाओ, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ है वो ये टेबल वाली है। यस। ठीक है, तो आप ये बच्चे मुझे करके दिखाओ, और फिर इंशाल्लाह मुझे अपने फाइल बनाने के बाद मुझे सेंड करना है। सेंड करने के बाद जब वो आप मुझे बताएंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह इसको देखते हैं कि आगे हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया।